नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हमने जो हमारा अगला चैप्टर था, 7वां चैप्टर बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं का प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत हमने बात की थी कि 14वीं शताब्दी से लेकर के और 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप का जो सांस्कृतिक बदलाव हमको दिखाई देता है, उसके अंतर्गत हमने बात की थी कि यहाँ नगरों का उत्तरोत्तर विकास हो रहा था, नए नए नगर बस रहे थे और नगरीकरण हो रहा था और नगरों के लोग स्वयं को गांवों के लोगों से अधिक सभ्य मानने लगे थे। इसके साथ साथ मुद्रण का भी इस समय आविष्कार हो चुका था। छपाई खाने के आविष्कार से जो पुस्तकें थी वो दूर दराज के गांवों के लोगों तक भी पहुंचने लगी और उनके विचारों में उन पुस्तकों को पढ़ करके बदलाव आने लगे थे। इतिहास की समझ बढ़ने लगी थी, संस्कृति की समझ बढ़ने लगी थी। और इसके साथ साथ हमने इटली के नगरों के पुनरुत्थान के विषय में भी यहाँ चर्चा की थी कि जब रोमन साम्राज्य का काल था उस समय इटली एक बहुत ही समृद्ध देश रहा था और लेकिन रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात धीरे धीरे इटली की स्थिति गिर गई, नगरों का जो था विनाश होने लग गया था और इटली अनेक छोटे छोटे भागों में बंट गया था। लेकिन फिर से एक बार वो जो परिस्थितियां थी, एक बार पुनः यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार पुनः वो परिस्थितियां आई कि इटली के नगरों का वापस से पुनरुत्थान हुआ। नेक्स्ट हम यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं। देखिए, इटली के नगरों के पुनरुत्थान में ही आगे बढ़ते हैं कि हमने बात की थी कि इटली के जो नगर थे वो धीरे धीरे जो पश्चिमी यूरोपीय व्यापार जब बढ़ने लगा तो यूरोपीय व्यापार के कारण से इटली के नगरों में भी समृद्धि आने लग गई थी। तो पश्चिमी जो यूरोपीय देश थे उनके व्यापार में इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई थी, क्योंकि हमने बात की थी कि इटली की जो भौगोलिक स्थिति थी वो भूमध्य सागर में थी और जिससे कि व्यापार वाणिज्य के अंतर्गत इन नगरों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इन नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे। अब यहाँ पर देखिए, फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य का तात्पर्य यह है कि एक तो होता है जहाँ पर किसी एक व्यक्ति का शासन हो और सर्वे सर्वा वही हो। यहाँ पर गण गण अर्थात समूह का शासन था, अर्थात जैसे कोई व्यापारी या किसी अन्य समूह के द्वारा यहाँ पर शासन चलाया जाता था। तो ये गणराज्य थे, अर्थात यहाँ पर व्यापारियों, हम व्यापारी मान सकते हैं कि व्यापारियों के समूह के द्वारा जो धनवान लोग थे उनके द्वारा यहाँ पर ये शासन चलाया जाता था। नेक्स्ट हम बात करें कि और कई जो अन्य नगर थे वो दरबारी नगर थे। दरबारी नगर का तात्पर्य है कि वो किसी एक व्यक्ति के अधीन थे और इनका शासन राजकुमार चलाते थे। आगे हम बात करेंगे इन सब नगरों में सर्वाधिक जो जीवंत शहर थे, जीवंत से तात्पर्य है कि जो सबसे अधिक विकसित इस समय हो रहे थे, उनमें पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा था। ऐसे दो शहर थे जो सर्वाधिक जीवंत शहर थे, वेनिस और जिनेवा। ये यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि में अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। ये जीवंत इसलिए थे और इसलिए इनका अधिक विकास हो रहा था कि यहाँ पर जो धर्माधिकारी अर्थात जो चर्च के जो पादरी वगैरह थे या पोप जो थे वो यहाँ पर अधिक राजनीतिक तौर पर शक्तिशाली नहीं थे। इसके साथ साथ सामंत भी यहाँ पर शक्तिशाली नहीं थे। तात्पर्य है कि राजनीति के अंतर्गत धर्माधिकारियों का और यह नगरों के शासन में चलाने का धर्माधिकारियों का या सामंतों का कोई ज्यादा विशेष रोल नहीं था, बल्कि यहाँ पर नगर के जो धनी व्यापारी थे और जो महाजन थे वो नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो धर्माधिकारी और सामंत थे वो यहाँ पर ज्यादा बहुत नहीं करते थे शासन में भागीदारी, बल्कि इसके स्थान पर जो धनी व्यापारी थे और जो महाजन थे, महाजन से तात्पर्य जो मतलब काफी धनी लोग थे और ब्याज पर भी जो पैसा था वो देते थे, ऋण देते थे। इस सब ये जो लोग थे, जो पैसे वाले थे, धनवान थे, वो यहाँ के नगरों के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। इसलिए ये जो वेनिस और जिनेवा था ये जीवंत शहरों में माने गए हैं और इनका ज्यादा विकास हुआ, जिससे नागरिकता की भावना भी यहाँ पनपने लगी थी लोगों में। इन नगरों के अंतर्गत नागरिकता की भावना पनपने लगी कि हाँ भाई, हम इन नगरों के नागरिक हैं। जहाँ ये जीवंत शहर थे, जैसे किसी अच्छे शहर का नागरिक होने में जैसे किसी व्यक्ति को या किसी अच्छे देश का नागरिक होने में किसी व्यक्ति को जैसे गर्व महसूस होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी लोगों में नागरिकता की भावना आने लगी थी। अब हम यहाँ पर ये इटली के नगरों का पुनरुत्थान का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, लेकिन इन नगरों के पुनरुत्थान के संबंध में ही हम आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम विश्वविद्यालय और मानवता की बात करेंगे जो इटली के नगरों की ही से ही संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, विश्वविद्यालय और मानवता। यूरोप में बहुत सबसे पहले जो विश्वविद्यालय यानी कि जो यूनिवर्सिटीज स्थापित हुई थी वो इटली के शहरों में ही स्थापित हुई थी। अर्थात विश्वविद्यालय यूरोप में सबसे पहले
इटली के शहरों में स्थापित हुए। अर्थात शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र विश्वविद्यालय रहे हैं, वो शिक्षा के केंद्र सबसे पहले इटली के शहरों में स्थापित हुए। 11वीं शताब्दी से पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय जो थे, वो विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र रहे। पादुआ और बोलोनिया ये दो शहर थे, यहाँ के जो विश्वविद्यालय थे, ये विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र थे। अर्थात 11वीं शताब्दी में यदि हम बात करें तो पादुआ और बोलोनिया दो विश्वविद्यालय ऐसे थे जो विधि शास्त्र का तात्पर्य है कानून शास्त्र से, जहां पर कानून की शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ के ये प्रमुख अध्ययन केंद्र थे, यहाँ पर प्रमुख रूप से कानून की शिक्षा दी जाती थी इन विश्वविद्यालयों में। और इसका कारण यह था, यहाँ पर ये कानून की ही ज्यादातर शिक्षा क्यों दी जाती थी, इसका कारण हम यहाँ देखते हैं कि इसका कारण यह था कि इन नगरों के प्रमुख जो क्रियाकलाप थे वो व्यापार और वाणिज्य संबंधित थे। अर्थात ज्यादातर यहाँ पर व्यापार वाणिज्य अधिक होता था इन नगरों में। इसलिए व्यापार वाणिज्य अधिक होने के कारण से इसलिए वकीलों और नोटरी की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी। व्यापार वाणिज्य के कार्यों में लेखे से संबंधित बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, बहुत सारे नियम कायदे कानून बनाने पड़ते हैं, उनको लिखना पड़ता है, उनकी व्याख्या करनी पड़ती है। इन सब कार्यों के लिए वकीलों की और जो नोटरी थे, जो लेखाधिकारी के रूप में भी कार्य करते थे, उनकी आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती थी व्यापार वाणिज्य के कारण से। क्यों पड़ती थी? क्योंकि वे नियमों को लिखते थे, वकील और नोटरी नियमों को लिखते थे, उनकी व्याख्या करते थे और समझौते तैयार करते थे। इन सब कारणों से यहाँ पर वकीलों और नोटरी की बहुत अधिक आवश्यकता थी कि व्यापार वाणिज्य अधिक हो रहा था और व्यापार वाणिज्य के अंतर्गत वकीलों और नोटरी के बिना जो बड़े स्तर पर व्यापार वाणिज्य करना संभव नहीं था। इसलिए यहाँ पर ये कानून शास्त्र जो विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र थे, वो ये विश्वविद्यालय बन गए थे। यहाँ पर कानून से संबंधित जो अध्ययन था वो अधिक करवाया जाता था। यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया था इस समय। इन शहरों के अंतर्गत इन विश्वविद्यालयों में कानून का जो विषय था वो एक लोकप्रिय विषय बन गया था। इसलिए अधिकांशतः व्यापार वाणिज्य से संबंधित जो लोग थे वो यहाँ पर इन विश्वविद्यालयों में विधि शास्त्र या कानून शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करते थे। तो आज हमने यहाँ पर विश्वविद्यालय और मानवतावाद के विषय में यहाँ पर चर्चा की। विश्वविद्यालय के बारे में यहाँ चर्चा कर चुके हैं। मानवतावाद क्या था, कौन इसके प्रवर्तक थे और ये क्या मानवतावाद होता क्या है, इस सब के विषय में हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।